Hello students. Now today we start the new topic current carrying coil as a magnetic dipole. So as we know that in the unit magnetic effect of current and magnetism, the second chapter which is called as magnetism, in magnetism some portions are deleted out. So now the remaining portion which we have to cover is current carrying coil as a magnetic dipole. A revolving electron behaves like a magnetic dipole, and current carrying solenoid as a bar magnet, Gauss law in magnetism and earth magnetism. So ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर मैग्नेटिज्म में कवर करने हैं. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डायपोल. बाय द वे इस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले भी छोटा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात किया था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के बारे में बात किया था. तो वहां पर हमने आपको ये बात बताई थी, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन फर्दर रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम. सो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने वाले हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक डायपोल की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे एक करंट कैरिंग कॉइल. तो मैंने यहाँ एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर ली. सो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट, द रेडियस मैंने आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन when we raise the strength of electric current. इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को जब हम रेज कर रहे थे तो हम देख रहे थे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर था which are crossing the area of cross section of the coil, वो वेरी कर रहा था. इस तरीके से यहां से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्रॉस हो रही थी, इधर से इन कर रही थी एंड अप साइड से एग्जिट कर रही थी. दैट मीन्स समवेयर इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, जिसमें अप साइड नॉर्थ एंड डाउन साइड साउथ की तरह बिहेव होने लगा. अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें ये फील हो रहा है कि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कलेक्ट होती, जो कि यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एजेक्ट आउट होती है, जो कि यहाँ से हमें लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एजेक्ट आउट हो रही है. तो हमने बस यहाँ पर ये चीज देखी कि अगर यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स क्या है. पहली चीज, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ हम जितनी ज्यादा रेज कर रहे थे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग इनसाइड द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल बढ़ता जा रहा था. या फिर अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा काउंट हो रही थी उस एरिया के अंदर. तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो यहाँ पर केवल दो पैरामीटर पर डिपेंडेंट आ रहा है, एक तो करंट पर और दूसरा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. सो जो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर उसके करंट, मतलब इस करंट कैरिंग कॉइल के करंट और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट आता है. तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की. तो सबसे पहली बात, a current carrying coil is behave like a bar magnet. ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. And as we know that a bar magnet shows magnetic dipole moment, क्योंकि बार मैग्नेट में दोनों पोल आते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, जो कि यहां पर भी आ रहे हैं. तो अगर दो पोलैरिटी शो हो रही है नॉर्थ एंड साउथ की, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो डायपोल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगा. ड्यू टू विच दिस करंट कैरिंग कॉइल offers magnetic dipole मूवमेंट. सो क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट? सो जब बात करते हैं यहां पर हम करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की,
तो ये होता है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट या स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं यहां पर हम, इलेक्ट्रिक करंट flows through the coil and its area of cross section. So it is denoted by m. समवेयर कहीं पर स्मॉल एम से भी डिफरेंट करते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल एम से भी कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शनल है, ऑलवेज एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये m कितना हो जाता था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। अब r रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप रखा है तो एरिया पाई r स्क्वायर भी हो सकता है। नाउ वन मोर थिंग, इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, देन व्हाट विल हैपन, if coil having n number of turns, then this magnetic dipole moment will become n times of Ia। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, यूनिट हो जाएगी बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, बहुत बेसिक चीज थी। तो इसके बारे में हमने समझ लिया कि कैसे कोई करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करता है एक मैग्नेटिक बार की तरह, कैसे वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना ऑफर कर रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन विच रिवोल्यूट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसके बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको रब करेंगे। इसको रब करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा एटम भी एक छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफर करता है। To understand what is happening, we consider electron and nucleus system, in which electron revolves around the nucleus. If the circular orbit covers the area of cross section A, so the magnetic dipole moment will become I into A. Now this electron revolves around the nucleus with the frequency f. Now consider what is happening here. फीबली ही सही बट करता है, तो कितना करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो इस टॉपिक को हम इस तरह से बोलते हैं, एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसको एनालाइज करने के लिए हम सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम लेकर बात करेंगे। तो बात करते हैं विद द कंसिडरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया। अगर इस न्यूक्लियस को हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से r डिस्टेंस दूर रिवोल्यूट करते हुए नजर आया, कुछ इस तरीके से ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। मैंने कहा यहां पर था एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास था m, चार्ज था e, v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा था। तो अगर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा था तो लीनियर मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम शो करना चाहें तो p भी इधर डायरेक्शन में हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम एक्ट करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, तो फॉर द रिवोल्यूशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एज ऑब्वियस कि अगर वो एक ही ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार रिवोल्यूट कर रहा है, एक ही पाथ में रिवोल्यूट कर रहा है, क्लोज पाथ में, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करेगा। तो अभी मैं मालूम बैठा कि अभी थोड़ी देर पहले ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे करंट है, कहीं पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कुछ, तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, दैट इज I into A। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें I और A चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे I के लिए। तो I कितना हो जाएगा, when electron
revolves around the nucleus in a closed circular orbit, it forms electric current. Electric current. Now, what is the strength of electric current? It must be I is equal to Q by T. Now, Q is the charge of electron, that is E, and T is the time period. Time period, कौन सा time period? एक रिवोल्यूशन करने में लगा टाइम. अब एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? अगर रेडियस r है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन v है, so we know that the time period of revolution कितना हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल बिकम 2 पाई r बाई स्पीड हो गया v. सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t इन द एक्सप्रेशन, सो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम that is I which is equal to E and T replaced by 2 pi r by v. Now v ऊपर चला जाएगा, so इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया बेटा? यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया हमारे पास यहां से E v by 2 pi r. Now we have electric current and the area of cross section will become pi r square. For the circular cross section area is pi r square. Now magnetic dipole moment will become magnetic dipole moment, that is M must be equal to I into A. तो जरा इसको हम रब कर देते हैं अब, क्योंकि इसके आगे का डेरिवेशन हम लोग करेंगे अब. So अगर M is equal to I into A, now I is equal to EV upon 2 pi r and A is pi r square. Now pi से pi कैंसिल, r से बड़ा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कैंसिल कर दिया. Now it will become M is equal to EVR by 2. अब अगर हम यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम है कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. If the same quantity is multiplied and divided also, then there is no change in the expression. So now it will become, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, so it will become E ऊपर हो बेटा यहाँ से MVR divided by 2M. Now MVR के बारे में बेटा आप लोगों ने क्लास 11 पढ़ा था. ये MVR क्या लिखा हुआ है? बेसिकली R क्रॉस MV. R क्रॉस MV इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. दैट मींस MVR क्या है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम. तो एटॉमिक लेवल पे इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट कर देते हैं. और इस L के बारे में हमें बोर वाला साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, क्योंकि बोर ने अपने पॉस्टुलेशंस में, अपने एजम्पशंस में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सच ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कंजर्व. मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. इवन कितना रहता है वो भी ने बताया था, दैट इज L इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, in which n is the number of orbit. That means n था यहाँ पर उस ऑर्बिट का नंबर जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, h था यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई इज द प्योर कांस्टेंट. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू बोर, according to Bohr's postulations क्या था? L is given as n times of h by 2 pi, where n is equal to 1 2 3 4 5 so on. जिस भी ऑर्बिट की बात करेंगे उस ऑर्बिट के लिए यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा. तो अगर L की वैल्यू हमारे पास है, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर
revolving electron in nth orbit, कितना हो जाएगा? दैट इज m, विच इज इक्वल टू e by 2m, एंड l की जगह क्या रख दिया हमने यहां से? n h by 2 पाई। सो बेटा अगर मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए हमें यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, देन वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। अगर हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, दैट मींस हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्बिटल शेल में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट विल बिकम EH अपॉन 2 पाई into 2m, so will become EH upon 4 pi m. Now we know the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, H is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, 2 into 2 to 4, and mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and pi is 3.147. So by putting the value, we can easily calculate the numeric value of magnetic dipole moment of the electron revolving in the first orbit of हाइड्रोजन एटम। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर एटम को एज अ मैग्नेटिक डायपोल रिप्रेजेंट किया और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना ऑफर हो रहा है ये निकाल लिया। बहुत फीबल एक्ट करता है, बहुत फीबली मतलब बहुत छोटे अमाउंट में एक्ट करता है, बट जितना भी करता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए करना होगा तो एन की वैल्यू 2 कर देंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 कर देंगे। मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल शेल के लिए अगर मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो वहां पर उसकी अकॉर्डिंगली हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये था हमारा एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो आज हमने कवर किया यहाँ पर 2 टॉपिक्स, पहला की सर्कुलर लूप ऑफ करंट एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड देन atom as a magnetic dipole. In the next lecture we will cover the Gauss-line magnetism and solenoid as a bar magnet. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।